नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दुश्मन। आज घर में चारों तरफ ठीक वैसे ही शांति थी जैसे कोई तूफान होकर गुजर गया उसके बाद होती है। तभी उस शांति को तोड़ते हुए सासू माँ मधु जी की आवाज आई। अरे बहू, पति ने थप्पड़ मार दिया तो इसमें इतना क्या बुरा मानना। बेचारा दिन भर बाहर काम करके थक हार कर घर आता है, तुम्हारे नाजो नखरे उठाता है, तुम्हारा पेट पालता है। बदले में परेशान होकर उसने हाथ उठा दिया तो ऐसा क्या हो गया जो बात को बदरंग बना रही हो। मधु जी जोर जोर से अपनी बहू को डांटते हुए बोली, अब भाभी आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट से खाना लगा दो। यहाँ हम सबको भूख लग रही है। अगर खाना टाइम पे नहीं परोसा तो भैया दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देगा। फिर ना कहना कि हमने समझाया नहीं था। एक तो गलती आप करो और इल्जाम पति पे लगा दो। ननद देविका बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन बहू दामिनी अपनी जगह से हटी नहीं हुई थी। उसके आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे रोता हुआ देखकर मधु जी बोली, बहू इतनी कोमल काया वाली बनने की जरूरत नहीं है। फटाफट उठो और खाना तैयार करो। खाना मैं और देविका खुद ही परोस लेंगे। कहती हुई मधु जी रसोई के बाहर निकल गई। अब उठ भी जाइए, क्या नाटक लगा रखा है। अब तो मम्मी ने मुझे भी आपके साथ काम पे लगा दिया है। फटाफट खाना बनाओ तो जल्दी से अपने और मम्मी के लिए खाना परोस कर ले जाओ। कहती हुई देविका भी बाहर आ गई और रसोई में रह रख कर सिर्फ दामिनी अपने चिथरे चिथरे हो चुके सोईमान को समेट कर जैसे तैसे वो खड़ी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी भी घर का माहौल ऐसा नहीं देखा था। मायके में माँ भाई भाभी सब थे, बस पिता नहीं थे। पर फिर भी घर में काफी शांति रहती थी। भाई भाभी का पूरा सम्मान करते थे, पर पति के रूप में ये भी होता है ये उसने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही अपनी रिश्तेदारों में कहीं देखा था। एक बार तो सोचा था कि माँ को फोन करके सब कुछ बता दूं, पर इस समय कैसे। भाभी को बेटी हुई है, माँ तो उनकी देखभाल और घर की जिम्मेदारी में लगी हुई है। फिर सोचा भैया को फोन कर दूं, पर भैया के कंधे पे पूरे घर की जिम्मेदारी है, फिर भी वो मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। कभी भाभी नाराज हो गई तो। इसलिए कहते हैं ना, पिता का होना जरूरी है। काश आज पापा जिंदा होते तो मैं अपने मन की बात कह पाती। मन ही मन सोचते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और जाके चूल्हे पे तवा चढ़ाया और गर्मा गर्म रोटी सेक कर उन लोगों ने खुद ही परोसा। असल में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। सास और ननद ने जब खाना खा लिया था तब तक उसका पति तरुण भी आ गया। मधु जी ने इशारा से तरुण के लिए भी खाना लगाने के लिए कहा तो दामिनी तरुण के लिए खाना परोस कर ले आई। तरुण ने अभी तक एक निवाला खाया ही था कि अचानक थाली को उठाकर उसने जोर से दरवाजे की तरफ फेंका और जोर से चिल्लाया, ये खाना बनाया है तूने? 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक खाना बनाना नहीं आया तुझे? नमक इतना कम डाला है सब्जी में, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लाया है क्या तुझे? तो जो इन चीजों का ध्यान नहीं रहता तुझे। तरुण बहुत ही बदतमीजी से दामिनी से बात कर रहा था। ये देखकर दामिनी और ज्यादा सहम गई, लेकिन मधु और देविका में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब खरी खरी यहाँ मुंह क्या देख रही है? उठ, ये सब और कुछ ढंग का खाना बनाकर ले आ। दामिनी का उसी समय जोर जोर से रोना छूट आया। उसे रोता देख कर तरुण गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मधु जी बीच में आ गई और तरुण को रोकने की कोशिश करने लगी। बहू देविका को दामिनी को अंदर लेकर जाने के लिए कहा अपनी बेटी से। देविका दामिनी को उसके कमरे में ले जाकर चली गई। पीछे से मधु जी ने कहा, यह क्या तू कर रहा था? पागल हो गया है क्या? एक ही दिन में क्या अपने पति होने का सारा हक जता लेगा? इतना परेशान करेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी। अरे नहीं, जाने वाली है माँ, बिन बाप की बेटी है। भाई भाभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती और माँ कुछ कह सकती हो क्योंकि वो खुद बेटे बहू की मोहताज है। इसे तो यही झेलना है पूरी जिंदगी। और फिर आप ही तो कहती है कि उसे दबा कर रखा करूं। पहले भी तो उस पे हाथ उठा चुका हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए घर का माहौल खराब मत कर। तुझे जो भी करना हो अपने कमरे में कर, यहाँ सबके सामने उस पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुझे खाना कुछ भी खाना हो तो बाहर से मंगा ले या फिर बाहर जाकर किसी होटल रेस्टोरेंट में खाकर आ जा। आज के लिए इतना काफी है। इतने हाथ पर मत चला, कहीं उसके हाथ पर
टूट गई तो सारा घर का काम हमें करना पड़ जाएगा और फिर उसकी सेवा कौन करेगा। चल जा यहाँ से। आखिर मधु जी के डांटने पे तरुण घर से बाहर निकल गया। इधर देविका दामिनी को उसके कमरे में छोड़कर मधु जी के पास आई तो मधु जी ने कहा, क्या हुआ? वो चुप हो गई। नहीं, थोड़ी देर में खुद ही चुप हो जाएगी। अब मुझसे और ड्रामा देखा नहीं जा रहा है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, कहकर देविका अपने कमरे में चली गई। इधर मधु जी ने घर का दरवाजा बंद कर उस फेंकी हुई थाली को उठाया और बिखरा हुआ खाना समेट कर रसोई में रखने चली गई। फिर दामिनी यानी अपनी बहू के पास आकर बोली, बहू, तरुण की बातों को दिल पे मत लगा। उसका गुस्सा थोड़ा तेज है। अब 3 महीने में की शादी में तुझे ये तो अच्छे से पता चल चुका है। फिर ऐसा क्यों काम करती हो? वो तुझ पे हाथ उठाए, उसकी पसंद नापसंद के अनुरूप खुद को ढाल, ना किसी ऐसी रोनी सूरत लेके उसके सामने आ। पति के रूप में अनुरूप ढल जाना चाहिए। देखा नहीं तेरे रोते उसने कितना गुस्सा आ गया। मधु जी की बात सुनकर दामिनी ने एक नजर उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो मुझ पे हाथ उठाया जा रहा हो, और बजाय अपने बेटे को समझाने की आप मुझे ही समझा रही हो। लेकिन उसके मुंह से एक बोल तक ना फूटा। तभी मधु जी बोली, अब अपने आंसू पोंछ और खाना खा लो और रसोई की सफाई कर देना। मैं जा रही हूँ आराम करने। मधु जी तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। पीछे दामिनी सोचती रह गई, आखिर कैसा परिवार है ये। सच कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सब मुझे ही समझा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि अपने बेटे को समझा ले। खैर, जैसे तैसे दामिनी उठी और रसोई की सफाई कर चुपचाप कमरे में आकर बैठ गई। इतना सब होने के बाद भूख तो कहाँ लगी थी उसे। तभी उसका मोबाइल बज उठा। देखा तो माँ का फोन था। उसने फोन उठाया तो माँ ने पूछा, दामिनी बेटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, पर तेरी आवाज़ अजीब सी लग रही है। कुछ नहीं माँ, बस अभी काम करके आई हूँ तो थक गई हूँ, दामिनी अपनी मम्मी से बोली। अच्छा सुन, कल कुआं पूजन है, तेरी यहाँ होना जरूरी है। तेरी सास को तो मैंने शाम को ही फोन करके कह दिया था, पर तुझे नहीं बोल पाई थी, तो शायद रसोई में काम कर रही थी। दामिनी मन ही मन सोचने लगी, उस समय कैसे बात कराती मेरी सास। उस समय तो उनका बेटा मुझ पे हाथ उठा रहा था। तभी माँ बोली, ले तेरी भाभी से बात कर ले, वो तुझसे बात करना चाहती है, कब से पीछे पड़ी है। दामिनी को फोन तो लगाओ, मुझे भी बात करनी है, कहकर माँ ने भाभी को फोन दे दिया। हेलो दामिनी जी, कल सुबह जल्दी ही आ जाना आप। सारी रस्में आपको ही तो करानी है, आखिर आप बुआ जो ठहरी, भाभी ने चहकते हुए कहा। जी भाभी, दामिनी ने संक्षिप्त से उत्तर से भाभी को शक हुआ। हमेशा अपनी भाभी से खुलकर बोलने वाली ननद अगर इतना सा जवाब दे तो शक तो होना लाजमी है। उन्होंने धीरे से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? बता। नहीं भाभी, सब कुछ ठीक है, पर भाभी का मन नहीं माना। आखिर उन्होंने कहा, दामिनी तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं पूछूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जो संभाला नहीं जा सकता तो तुम वापस आ सकती हो। ये गलत सोचना कि पापा नहीं है जो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। ये तुम्हारा घर है, तुम पूरे हक से वापस आ सकती हो। भाभी की इतना कहते ही दामिनी का रोना छूट गया, पर भाभी ने उसे देने का कारण नहीं पूछा। बस इतना सा कहा कि दामिनी अब तुम 2 परिवारों की इज्जत हो, अपने मायके और ससुराल का मान तुम्हें रखना है। गलत करके भी कभी मत आना, लेकिन अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसका बर्दाश्त करना भी मत। याद रखना, अपने लिए खुद बोलना पड़ता है। जी भाभी, दामिनी ने बस इतना ही कहा और फोन रख दिया। भाभी के इतने के सब से उसे एक नई ऊर्जा मिली थी, एक नई हिम्मत मिली थी। उसे यह अच्छे से पता चल चुका था कि उसके मायके में आज भी उसके लिए जगह थी जो उसकी हिम्मत को जगाने के लिए काफी थी। अब वो तैयार थी तरुण का सामना करने के लिए। उसके अपने आंसू पोंछे और अपना सामान एक बैग में पैक कर लिया और अपने लिए कैब बुक कर ली। पर कैब से पहले तरुण घर आ गया। मधु जी ने जाकर दरवाजा खोला। मधु जी को सामने देखकर तरुण ने पूछा, मम्मी आपने दरवाजा क्यों खोला? आपकी बहू कहाँ पर गई है?
क्या वो दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी? क्या हमेशा आग उगलता रहता है? जगी हुई थी मैंने आकर दरवाज़ा खोल दिया तो कुछ गलत तो हो गया क्या? इतने में दामिनी अपने बैग के साथ बाहर निकल कर आई। उसे बैग के साथ देखकर पहले तो दोनों हैरान से खड़े रह गए। फिर तरुण चिल्लाता हुआ बोला, यह क्या नाटक लगा रखा है तुमने? कहाँ जा रही हो बैग लेकर? मैं अपने मायके जा रही हूँ। दामिनी ने कहा। किससे पूछ कर जा रही हो? उसके पति ने कहा। इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे में? इससे हिम्मत की क्या बात है? अपने लिए आवाज तो खुद ही उठानी पड़ती है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम आवाज उठा रही हो? अचानक इतनी आवाज कैसे निकलने लगी मुंह से? भाई भाभी रख लेंगे तुम्हें अपने पास, घूम फिर कर तुम्हें ससुराल ही आना पड़ेगा। तरुण ने बड़ी कुटिलता के साथ कहा। इस गलतफहमी में मत रहना, मेरे मायके का दरवाजा आज भी मेरे लिए खुला है। इसी बीच मधु जी बोली, बहू पति की छोटी छोटी बातें पे इतना बतरंग नहीं बनाते। वो परेशान था इसलिए तुम पे हाथ उठा दिया, पर तुम तो रबर की तरह बात को खींचे जा रही हो। मम्मी जी, मैं आपके बेटे की पंचिंग बैग की नहीं हूँ जो बाहर की सारी परेशानियां मुझ पर पीट कर निकालेंगे। सच ही कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप जो मुझे समझा रही हो, कभी अपनी बेटे की शादी हो गई तो क्या उसे भी यही समझा होगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी मम्मी से इस तरह से बातें कर रही हो? कहता हुआ तरुण दामिनी की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले तरुण कुछ का पता दामिनी ने जोरदार थप्पड़ तरुण के गाल पे दे मारा। अचानक पड़े थप्पड़ से सब हैरान रह गए, लेकिन दामिनी ने बोलना जारी रखा, कमजोर नहीं हूँ मैं, याद रखना। अब मुझ पे हाथ उठाना ना तो घरेलू हिंसा के मामले में जेल में पटक दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, उस आज ये हद ही खत्म हो गई। नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ, ये रिश्ता मैं यही खत्म करके जा रही हूँ। कहकर दामिनी घर से बाहर निकल गई। इतने में कैब भी आ गई थी। वो अपने मायके रवाना हो गई, लेकिन मायके पहुंचने से पहले ही दामिनी ने तरुण के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया। घरेलू हिंसा के कारण तरुण को जेल हुई और उसके आधार पे ही दामिनी को तलाक आसानी से मिल गया। आज दामिनी अपने पैरों पे खड़ी है। भैया भाभी ने अच्छा सा रिश्ता देखकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया, जहाँ वो खुश और सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।